हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं मयंक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 रसायन विज्ञान पार्ट 10 अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए, लेसन को शुरू करने से पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि जिस भी भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जा कर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए शेयर कर करके। जैसे ही आप शेयर करोगे तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिए कि मेरे जो भी वीडियो में जो भी त्रुटि रहा करे आप उसको कमेंट में ज़रूर बताया करें। अब जैसे आप जैसे कमेंट करोगे तो मैं हर एक स्टूडेंट का मैं कमेंट देखा करता हूँ। तो इस तरह से देखिए, आज की हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास, देखिए, कक्षा 10 रसायन विज्ञान पार्ट 10 है ये, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए, इसके पहले मैं 9 पार्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका। अभी तक जिसने जो 9 पार्ट नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब पर जा करके वो 9 के 9 पार्ट आप देख सकते हैं और अपनी नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाइए। यहाँ पर मैं बोर्ड पर ही मैं डिफिनीशन लिखते जाता हूँ और यहाँ पर मैं साफ साफ उसका एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी को कहीं पर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए, आज हमको क्या पढ़ना है। इसके पहले देखिए 9वें पार्ट में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, फिर क्षारों के सामान्य गुण क्या होते हैं, और आज हमें पढ़ना है कि आखिर लवण के क्या सामान्य गुण होते हैं। तो हम लोग देखिए हेडिंग लगाएंगे, लवणों के सामान्य गुण। सामान्य गुण देखिए, लवण के देखिए सामान्य गुण क्या है। या तो हम सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं, सामान्य गुण मत डालिए, हम इसको बोल सकते हैं लवण का वर्गीकरण। का वर्गीकरण। देखिए, लवण का वर्गीकरण मतलब लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को देखिए सिलेबस में जो लवण है वो 6 प्रकार का है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लवण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हमारे जो हाई स्कूल का जो सिलेबस है उसमें जो लवण है ना वो कुल टोटल 6 प्रकार का है। तो इसमें से देखिए जो पहला जो लवण होता है उसको कहते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण। देखिए सामान्य लवण क्या होते हैं, आप लोग भी देखिए साथ साथ मेरे जो है नोट्स बनाते जाया करिए, जिससे कि आप लोगों की नोट्स भी साथ साथ देखिए मेंटेन होती रहेगी। देखिए सामान्य लवण यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय आयन नहीं होते। देखिए मतलब कि ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय आयन नहीं होते। विस्थापनीय आयन का मतलब कि जैसे कि हाइड्रोजन आयन हुआ, जैसे कि हाइड्रोक्साइड ये OH आयन हुआ, आप इसको हाइड्रोक्साइड भी आयन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हम इसके देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो इसकी एग्जांपल में जैसे कि हमारे पास हो गया NaCl। यहाँ पर देखिए लिखा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आप लोग देखोगे तो इसमें देखिए ना तो कहीं पर हाइड्रोजन है और ना ही कहीं पर यहाँ पर OH है।
तो सोचो जब हम इसको जल में घोलेंगे तो इसमें से ना तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा और ना ही हमें OH आयन मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा ना कि ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय आयन में आप समझते रहिए कि कौन कौन से, हाइड्रोजन आयन और मैं OH आयन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें अगर हाइड्रोजन आयन या OH आयन अगर है तो ये सामान्य लवण नहीं है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मतलब ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सी आयन नहीं होते हैं उनको कहते हैं सामान्य लवण। उसके बाद देखते हैं जैसे अगला एग्जांपल है, जैसे हमारे पास लिखा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए हमारे पास एक लवण और है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर देखोगे तो ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ना यहाँ पर देखिए OH आयन है, तो इसलिए इसको कहते हैं सामान्य लवण। आगे हम लिख लेते हैं इसेट्रा। तो इस तरह से आपको देखिए समझ में आया होगा कि लवणों का वर्गीकरण देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया सामान्य लवण। उसके बाद देखिए नंबर दूसरा पर आप लोग हेडिंग डालिए, नंबर दूसरा पर लिख लीजिए अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, देखिए अम्लीय लवण क्या होते हैं, एसिटिक साल्ट, मतलब कि ऐसे लवण मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं ना, इस प्रकार के लवण को कहते हैं अम्लीय लवण। ठीक है ना। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर ऐसे साल्ट या ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है ना, उपस्थित होता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब कि ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं अम्लीय लवण। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं, जैसे लिखा है सोडियम H के आगे लिखा है SO4। तो देखिए इसका ये बोलने के देखिए फार्मूला क्या है इसका, सोडियम बाईसल्फेट, इसका नाम है सोडियम बाईसल्फेट। आप इसको बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी आप बोल सकते हो। जैसे कि अब सोचो यहाँ पर लिखा है सोडियम बाईसल्फेट, अगर हम इसको पानी में डालेंगे ना तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इससे क्या होगा, रिलीज होगा। और जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो यही बात तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। ठीक है। उसके बाद जैसे अगला हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है NaHCO3, लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए जो सोडियम बाई जो कार्बोनेट है ना, वो एक प्रकार का साल्ट है, क्योंकि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे हम जल में डालते हैं तो उनमें से भी हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का अम्लीय लवण है। ठीक है। उसके बाद अगर बस हो गया, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए ETC, इसेट्रा। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, नंबर 3 जिसको कहते हैं क्षारकीय लवण। क्षारकीय या क्षारीय लवण, आप लोग क्षारीय लिख दो ज्यादा सही रहेगा, क्षारीय लवण। तो आपको पता ही हो ही गया होगा इसकी डिफिनीशन क्या है, कि ऐसे साल्ट, ऐसे लवण जिनमें OH आयन उपस्थित होते हैं, OH आयन उपस्थित होता है, मतलब कि ऐसे साल्ट जिसमें OH आयन उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं क्षारीय लवण। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे यहाँ पर लिखा है Mg, फिर कोष्टक में लिख लेते हैं हम लोग OH फिर Cl। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा MgOHCl, ये एक प्रकार का क्षारीय लवण है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे लिखा है Zn, आगे लिखा है OH फिर उसके बाद Cl, ये भी एक प्रकार का देखिए क्षारीय लवण है। अगर आप इसको जल में डालोगे तो जल में डालने से यहाँ पर देखिए OH आयन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर इसको आप जल में डालोगे तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, OH आयन निकलेगा।
तो इस प्रकार के लवण को क्या कहते हैं? क्षारकीय लवण। आगे लिख सकते हो इस तरह। उसके बाद आप लोग क्या करिए, यहां तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे देखिए चर्चा करता हूं। तो इसके आगे देखिए हमको क्या पढ़ना है। इसके आगे हमारे पास है मिश्रित लवण। देखिए नंबर 4 है, नंबर चौथे पर हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित लवण। नंबर 4 मिश्रित लवण। यहां पर लिखेंगे कि ऐसे सॉल्ट या लवण जिनमें एक से अधिक धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या फिर ऋणायन उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के लवण को कहते हैं मिश्रित लवण। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम और सल्फेट। तो देखोगे तो यहाँ पर जो सल्फेट है ना, इसके ऊपर देखिए 2 इकाई ऋणावेश है, और जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम के ऊपर क्या होता है, 1 इकाई धनावेश, और सोडियम के ऊपर भी 1 इकाई धनावेश। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए सोडियम के ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर धनावेश है, और यहाँ पर देखिए ऋणावेश है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ, ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन व फिर उसमें क्या होते हैं, ऋणायन उपस्थित होते हैं, उनको कहते हैं मिश्रित लवण। उसके बाद जैसे हमारे पास देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है जैसे कि लिखा है Ca, उसके जैसे Ca, फिर उसके बाद OCl, और मैं बाहर लिख देता हूँ Cl। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, तो जो पोटेशियम कैल्शियम है इसके होता है डबल धनायन, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो देखिए Cl ऋणायन और Cl ऋणायन। तो देखिए इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकला कि मतलब कि ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन उपस्थित हो या फिर एक से अधिक ऋणायन उपस्थित हो, तो इस प्रकार के लवण को कहते हैं मिश्रित लवण। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल इसमें और भी हो सकते हैं, इसलिए मैं खाली चैप्टर लिख देता हूँ आदि। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे हमको क्या पढ़ाई करना है, नंबर 5वां पर। नंबर 5वां में हमारे पास जैसे द्विक लवण, जैसे कि द्विक लवण। देखिए द्विक लवण, देखिए इसके पहले मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मतलब कि द्विक लवण वे लवण होते हैं जिनमें मतलब कि ऐसे लवण जिनमें 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, अर्थात 2 लवणों का यौगिक होता है, उनको कहते हैं द्विक लवण। मतलब जैसे देखो मैं लिख के बताता हूं कि ऐसे लवण जिनमें 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। मतलब कि ऐसे लवण जिसमें 2 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, उनको कहते हैं द्विक लवण। द्विक लवण में जैसे कि आप जैसे एक एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे फिटकरी हो गया, फिटकरी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फार्मूला क्या होगा फिटकरी का, तो ये होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू ये होता है 24H2O। देखिए कि द्विक लवण का देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं फिटकरी।
इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। समझ में आई बात? या तो आप ऐसे बोल सकते हो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? द्विक लवण है। और इसमें देखोगे तो जैसे देखेंगे तो एक लवण ये हो गया और दूसरा लवण ये हो गया। अब इन दोनों को आपस में मिलने से जो एक नया जो लवण बन के जो तैयार हुआ, इस प्रकार के लवण को कहते हैं द्विक लवण, ठीक है ना। उसके बाद जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम जैसे यहाँ से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा है मोहर लवण, जैसे एग्जाम्पल जैसे मोहर लवण। देखिए मोहर लवण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है Fe SO4 और कोष्टक में NH4 का होल ट्वाइस। फिर उसके बाद होता है FeSO4, उसके बाद होता है NH4 का होल ट्वाइस इनटू, हम इसको बोल सकते हैं SO4 आगे। जैसे फिटकरी में क्या होता है? 24 अणु क्या होते हैं? जल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 अणु इसमें क्या होगा? जल होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ पड़े कि अच्छा इसका नाम क्या है, तो आप इसका देखिए अणुसूत्र आप बता सकते हो, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, या तो आप बोल सकते हो ऐसे फेरस डाई अमोनियम सल्फेट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अमोनियम के जो अणु है ना वो 2 हैं। अब जिसमें 2 अमोनियम के अणु होते हैं, जिसमें 2 अणु किसी भी चीज के हो तो 2 को बोलते हैं डाई। तो यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हो फेरस डाई अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं मोहर लवण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा नंबर 5 है। अभी देखिए यहाँ पर हमको एक और पढ़ना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला बताता हूँ। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा जो है संकर लवण। देखिए संकर लवण क्या होते हैं? संकर लवण देखिए नंबर 7 है, इसमें लिखा है कि ऐसे लवण जिनमें संकर आयन होते हैं। संकर का मतलब समझते हैं आप लोग? संकर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक आयन, जैसे मान लो हाइड्रोजन आयन हो गया, तो कभी वो हाइड्रोजन आयन कभी इसके साथ व्यवहार करता है, तो कभी वो हाइड्रोजन आयन कभी इसके साथ व्यवहार करता है। जैसे मान लो कि ये 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, तो दोनों पदार्थों के बीच में जैसे मान लीजिए कोई आयन है ना, कोई आयन, तो वो आयन जैसे मान लो कि ये आयन है, तो ये कभी इसके साथ व्यवहार करेगा और कभी ये आयन कभी इसके साथ व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं उनको कहते हैं संकर लवण। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, लिखा है यहाँ पर लिखा है K4Fe, यहाँ पर लिखा है CN6। तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो पोटेशियम फेरस साइनाइड। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? साइनाइड। आप इसको हेक्सा साइनाइड भी बोल सकते हो कि पोटेशियम फेरस हेक्सा साइनाइड, ठीक है ना। या तो आपको ऐसे ही बोलना है तो सीधा ऐसे बोल दीजिए कि पोटेशियम फेरस साइनाइड। तो यहाँ पर देखिए जो ये साइनाइड है ना, तो साइनाइड के पास यहाँ पर जो भी आयन होगा ना, वही आयन क्या करेगा? संकर की तरफ व्यवहार करेगा। संकर का मतलब कि कभी इसकी तरफ तो कभी इसकी तरफ, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, देखिए लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन, अपघटन, लवण जल अपघटन। तो देखिए क्या होता है लवण जल अपघटन? तो इसमें क्या होता है? देखिए लवण होता है, लवण, और जब ये किसमें, जब ये जल में जब ये घुलता है ना, जो लवण जल अपघटन होता है, और जब ये जल में घुलता है तो घुलने के बाद इसका जो विलयन बनता है ना, विलयन, भाई जब ये लवण इसमें जाकर, अर्थात इस साल्ट जब इसमें घुलेगा तो एक विलयन बनेगा, और जो विलयन बनेगा ना, वो विलयन क्या हो सकता है? वो विलयन या तो वो विलयन अम्लीय हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, या तो विलयन क्या हो सकता है? क्षारीय। आप ये बात को याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मतलब कहने का कि जब किसी लवण को जल में डाला जाता है ना, तो जल में डालने से वहाँ पर जो एक विलयन जो तैयार होता है ना, उस विलयन की प्रकृति देखिए क्या क्या हो सकती है।
विलयन की प्रकृति या तो अम्लीय हो सकती है या तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो सकती है। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर जैसे लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड देखिए एक प्रकार का ऐसा लवण है, अगर आप इसको उठा करके जल में डाल दोगे तो जो इसका जो विलयन होगा ना, या तो वो प्रकृति अपनी अम्लीय जैसे दिखाएगा या तो अपनी प्रकृति कैसे दिखाएगा, क्षारीय जैसे दिखाएगा। उसके बाद जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि लिखा है Na2CO3, लिखा है सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको जल में भी अगर इसको डालेंगे ना, तो ये भी हमको क्या करेगा, या तो अम्लीय प्रकृति का गुण दिखाएगा या तो ये क्षारीय प्रकृति का गुण दिखाएगा। उसके बाद जैसे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है CH3COONA। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को अगर हम जल में डालेंगे ना, तो या तो वो इसका जो विलयन बनेगा या तो वो अम्लीय प्रकृति दिखाएगा या तो वो क्षारीय प्रकृति दिखाएगा। तो अब हमारे सामने एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम किसी साल्ट को जब जल में डालते हैं तो वो कब अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है और वो कब क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है। आखिर किस साल्ट को कहाँ, मतलब किस साल्ट को जल में डालें, मतलब जल में जैसे डालें तो वो अम्लीय दिखाएगा कि क्षारीय दिखाएगा, इसका आखिर हमको पता कैसे चले। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जैसे हमारे पास जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में डालते हैं तो इसका जो विलयन होगा वो किस, मतलब इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। या तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम किसी जल को जब हम किसी भी तरह का, जैसे मान लो कोई भी एक, मान लो कि हमारे पास साल्ट है और किसी भी साल्ट को अगर हम जल में डालेंगे तो क्या होगा। ऐसे भी करके देखिए क्रियाकलाप करके भी एग्जाम पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस साल्ट को जल में डालने पर उसकी देखिए क्या प्रकृति हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखिए हेडिंग लगाते हैं, जैसे लिखा है दुर्बल, जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला लिखा है दुर्बल, लिखा है दुर्बल अम्ल व दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण, से बना लवण। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने देखिए एग्जाम्पल है कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से जो बना लवण होता है ना, अगर हम इसको जल में डालेंगे तो ये किस प्रकार की प्रकृति दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो चीज प्रबल होती है हमेशा प्रकृति वही दिखाएगा। तो जो इसकी जो प्रकृति होगी ना, प्रकृति यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी जो प्रकृति होगी वो प्रकृति होगी क्षारीय। अब हमें कैसे आखिर पता चला कि इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। तो देखिए एक बात जान लो, जो भी एसिड दुर्बल होता है वो जान लीजिए कि मतलब इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाएगा, मतलब या तो उसमें अम्ल पाया जाएगा या तो क्षार पाया जाएगा, और अम्ल और क्षार में जो प्रबल होगा उसकी प्रकृति वही होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको इसके विषय में देखिए बताया था लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। प्रबल अम्ल में जैसे कि हो गया HCl, प्रबल अम्ल में जैसे कि हो गया H2SO4, और प्रबल अम्ल में हो गया जैसे HNO3। ये सभी देखिए प्रबल अम्ल हैं। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे प्रबल अम्ल हैं, लेकिन हमें सबके विषय में चर्चा नहीं करनी है, बस खाली यहाँ पर 3 प्रबल अम्ल आप लोग जानते रहिए बस। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, देखिए प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया KOH, यहाँ पर जैसे लिखा है पोटेशियम, यहाँ पर लिखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रकार का क्या है, प्रबल क्षार है। उसके बाद जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और जैसे यहाँ पर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रबल क्षार है। मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए अब
तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम देखिए, जैसे हम इन्हीं एग्जाम्पलों को देखिए उठाना हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे चलिए यहाँ पर हम पहला जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे लिखा है पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड का जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखते हैं पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पर लिखा है KCN, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड को देखिए, जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे हम पोटेशियम साइनाइड को जैसे हम जल में घोलते हैं, तो देखिए जल में घोलने के बाद देखिए कैसे टूटता है, ये अपने आयनों में कैसे टूटता है, पहले हम इनके आयनों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये पोटेशियम साइनाइड है, और पोटेशियम साइनाइड को जैसे हम जल में डालेंगे ना, तो जल में डालने से क्या होगा, ये देखिए पोटेशियम धनायन और प्लस CN ऋणायन, ऐसे में ही टूट जाता है। तो अब देखिए, अब हमको देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर देखो जो जल है, जल भी तो देखिए आयनों में टूटता है। तो देखिए जल जब आयनों में टूटता है तो कैसे टूटता है, ये टूटता है H पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव, ऐसे देखिए टूटता है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो धनायन होगा वो ऋणायन से जुड़ेगा, और जो ऋणायन होगा वो धनायन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे ही तो जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम धनायन प्लस OH ऋणायन, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ करके देखिए यहाँ से बना लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यहाँ से देखिए इससे ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे लिखा है H पॉजिटिव और प्लस लिखा है CN निगेटिव, और जब ये आपस में जुड़ेगा तो ये बना लेगा हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पर देखिए, देखो जिसमें H आयन उपस्थित होते हैं उनको तो कहते हैं अम्ल, और जिसमें OH उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो KOH ये प्रकार का क्षार है। अब देखिए क्या इसमें है ये वाला क्षार, हाँ है, इसका मतलब ये क्या है, प्रबल क्षार है। अब आगे लिखा है HCN, क्या बताओ अम्ल में कहीं पर HCN है, इसका मतलब ये दुर्बल अम्ल है। तो अब देखो ये हो गया प्रबल क्षार, ये है प्रबल क्षार, और ये क्या है, ये है दुर्बल अम्ल। तो मैं अभी आपसे क्या बताया कि जब किसी भी लवण को हम जल में डालते हैं ना, तो उसमें जो भी करेक्टर उसमें प्रबल होगा वो वही करेक्टर अपना दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे हम पोटेशियम साइनाइड को जैसे जल में डाले हैं, तो बताओ कैसे करेक्टर दिखाएगा। यहाँ पर देखो ये प्रबल है तो प्रबल क्षार, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यह क्षारीय, या हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात विलयन क्षारीय होगा, विलयन क्षारीय होगा। चलिए देखिए मैं इस पर एक का और एग्जाम्पल करवा देता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद जैसे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में क्या होगा जब सोडियम एसीटेट को जल में घोला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH3 COOH ये है, सॉरी यहाँ पर हमको करना है Na, ये हो गया सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट को जैसे हम जल में डालते हैं तो ये कैसे टूटता है, CH3 COO निगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, ये ऐसे टूटता है आयनों में, ठीक है। और जल कैसे आयनों में टूटता है, तो H2O, यह है देखिए जल का फार्मूला। अब देखिए जल आयनों में कैसे टूटता है, तो ये टूटता है H पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव, ऐसे टूटता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो धनायन होगा वो ऋणायन से जुड़ेगा, और जो ऋणायन होगा वो धनायन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये OH है, ये क्या है Na, तो यही तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ ये जुड़ेगा, तो जब ये जुड़ेगा तो देखिए क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पर देखेंगे तो H पॉजिटिव और प्लस CH3 COO निगेटिव, जब ये आपस में देखिए जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, CH3 COOH। और यहाँ पर देखिए ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर लिखा है Na पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद बनाएंगे NaOH। तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे ऊपर बना है एसिटिक एसिड, सिरका, ठीक है ना। हमें पता है कि ये एक प्रकार का क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये है दुर्बल अम्ल।
और हमें पता है, जैसे देखिए एस्टिक एसिड, क्या यहाँ पर देखिए प्रबल अम्ल की श्रेणी में क्या कहीं पर एस्टिक एसिड लिखा है? क्या नहीं लिखा। इसका मतलब कि दुर्बल अम्ल है। अब यहाँ पर देखिए लिखा NaOH, NaOH तो ये मिल गया ना। और जब NaOH मिल गया तो इसका मतलब प्रबल क्षार है। ये क्या है? ये प्रबल क्षार। तो इस प्रकार से अतः हमें पता चल जाता है, अतः विलयन, विलयन क्या होगा? विलयन क्षारीय होगा। मैं आपको देखिए बता दिया कि जिस भी चीज की यहाँ पर प्रबलता होगी हमेशा वो उसी तरह का क्या करेगा? प्रकृति अपना दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। आप एक दो प्रैक्टिस अपने से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए मैं एग्जाम्पल नंबर देखिए दूसरा आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो सेकंड नंबर जो इसका एग्जाम्पल है वो है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार से बना लवण, से बना लवण। देखिए आखिर इसका जो विलयन होगा वो किस प्रकार का देखिए गुण दिखाएगा। तो जैसे देखिए प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से जो बने लवण है, मैं तो पहले उनको लिख लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से लवण है। तो एग्जाम्पल में जैसे है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, एक प्रकार का क्या है? ये है प्रबल और दुर्बल अम्ल के क्षारों के बीच का देखिए अम्ल है। उसके बाद जैसे एक लवण है। उसके बाद जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है लिखा है CuSO4। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है FeCl3, आप लिख सकते हो ETC, एक्सेट्रा आदि। तो अब देखिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल से देखिए हमको जानकारी चाहिए कि क्या होगा जब अमोनियम क्लोराइड को जल में डालेंगे तो इसका देखिए विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है। जैसे हम इसको जल में डालते हैं तो जल में डालने पर देखिए कैसे टूटेगा। ये टूटेगा NH4 धनायन और प्लस यहाँ से Cl ऋणायन, ऐसे टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आगे अगला नंबर देखिए किसमें जल डाल रहे हैं हम? जल में। जैसे हम जल में डालेंगे तो जल का सूत्र होता है H2O। अब देखो H2O कैसे टूटता है? तो ये टूटेगा H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। तो देखोगे तो देखिए पूरा रिएक्शन में देखिए क्या हुआ रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऋणायन धनायन के साथ जुड़ेगा और धनायन ऋणायन के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब NH4 धनायन और प्लस OH ऋणायन जब ये आपस में देखिए जुड़ेंगे तो कैसे? ये जुड़ जाएंगे NH4OH, जो एक प्रकार का क्या है? देखिए क्षार है, OH आयन आ गया। अब अगर क्षार है तो देखिए क्या प्रबल क्षार की श्रेणी में है? नहीं है। तो इसका मतलब लिखेंगे दुर्बल क्षार, ये है दुर्बल क्षार। उसके बाद अगला नंबर है जैसे कि आगे लिखा है H पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और जब हम आपस में इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा? ये बनेगा HCl। यहाँ पर देखोगे तो HCl देखिए पहले नंबर पर लिखा है। इसका मतलब ये क्या है? प्रबल अम्ल, ये है प्रबल अम्ल। तो अब बताओ विलयन की प्रकृति क्या होगी? जिस चीज की प्रबलता होती है ना वही तो प्रकृति दिखाता है। तो इसका मतलब लिखेंगे अतः, अतः विलयन, विलयन अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए एग्जाम्पल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या होगा जब। ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लो। तो इसको देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हम देखें इसको उठा के लेते हैं। जैसे लिखा है CuSO4, लिखा है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को जैसे हम जल में डालते हैं तो देखिए कैसे टूटेगा कॉपर सल्फेट। तो ये टूटेगा Cu पॉजिटिव और प्लस यहाँ से आ जाएगा SO4 नेगेटिव, ऐसे।
अब बताइए जल का फार्मूला क्या होता है? तो जल होता है H2O। और जैसे हम देखिए जल को, जैसे देखिए जल आयनों में कैसे टूटता है, तो ये टूटता है H पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव, ऐसे ही तो टूटता है। तो यहाँ पर देखोगे, देखिए क्या बनता है, हमेशा धन ऋण के साथ जुड़ेगा, ऋण धन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cu प्लस और प्लस OH निगेटिव। अब देखिए ये आपस में मिलकर क्या बनाए, ये बनाए CuOH। थोड़ा सी देखिए असंतुलित है क्या ये एग्जाम? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम संतुलित फिर से कर लेंगे। अच्छा आगे देखिए क्या क्या बना आगे। हाँ देखिए असंतुलित तो हुआ है। हमको देखिए चल के 2 अणु लेना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 2 निकलेगा आयन। हमको यहाँ पर देखिए क्या करना है, डबल पॉजिटिव करना है, ये डबल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा Cu2, या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखिए OH कितना हुआ, 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, ये हुआ 2, ये ठीक तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। OH संतुलित है। चलिए ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए क्या ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2H पॉजिटिव और प्लस ये हो जाएगा SO4 निगेटिव। और जब ये देखिए आपस में जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4। और हमें पता है कि ये एक प्रकार का क्या है, ये प्रबल अम्ल है। ये देखिए प्रबल अम्ल दूसरे श्रेणी में है। और जब ये प्रबल अम्ल है तो इसका मतलब क्या होगा, विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। तो इस तरह से आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अभी तक जिस स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी करा करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए मैं वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।